तो देखो जरा, नेक्स्ट अपना जो आर्टिकल है वो है सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सरफेस टेंशन जो है, मैंने थोड़ा सा इसको पास रखा है ताकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। वो अपनी ये एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जो वाटर के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे अगर तुमने एक बाल्टी पानी ली तो बाल्टी में पानी सरफेस पे भी है और बल्क में भी है। ठीक है, तो बल्क का प्रॉपर्टी नहीं है, बल्क से कोई लेना देना नहीं। बल्क मतलब जो अंदर है ना, जो तुमने पानी की बाल्टी ली है, एक उसकी टॉप सरफेस है और अंदर भी बहुत सारा पानी है। ठीक है, तो उस अंदर वाले पानी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ जो वाटर की जो टॉप सरफेस है, वो जरूरी नहीं है वाटर हो, कोई और लिक्विड भी हो सकता है। तो जो लिक्विड की जो सरफेस होती है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, जैसे बबल भी हो गया। बबल भी तो एक सॉर्ट ऑफ जो है वो, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बाल्टी भरी हुई है पानी की, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक सरफेस जरूर है लिक्विड की। ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टी, सरफेस के अलावा हम इसकी कभी बात नहीं करेंगे, लिक्विड के अंदर जाकर के कभी बात नहीं करेंगे इसकी। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई है कि सरफेस टेंशन जो है वो एक सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई भी लिक्विड सरफेस है उसके सरफेस की प्रॉपर्टी है। दूसरी जो बात है ये है टेंशन। तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी तुम्हारा जो लिक्विड है उसका जो टॉप सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अगर तुमने वो देखा हो जिसको क्या ट्रैम्पलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो एक रबड़ सा उसका रबड़ सा तुम बांध देते हो एक, है ना। अगर एक तुम रबड़ सा बांध देते हो ऐसे किसी भी, लेट से किसी भी सिलेंडर पे तुमने बांध दिया है, उसके ऊपर बच्चे कूद रहे हैं, है ना, तो वो जिस तरह से वो ट्रैम्पलिन जो होता है, शायद उसको ट्रैम्पलिन ही बोलते हैं, पक्का नहीं मुझे मालूम। ठीक है, खैर जो भी वो तुम्हारा स्ट्रेच जो रबड़ सा है तुम्हारा, ठीक है, जिस तरह से वो बिहेव करता है ना, वैसे ही किसी भी लिक्विड की जो सरफेस होती है वो भी वैसे ही बिहेव करती है। ये चीज तुम, अगर मैं इसका उदाहरण दूं, तुम कहां कहां इस चीज को देख सकते हो। जैसे अगर वो तुम्हारा एक, हम वो ले लें, लेट से कि जो ये तुम्हारे स्ट्रेच जो है वो रबड़ ले लेता हूं मैं। ठीक है, लेट से कुछ इस तरह स्ट्रेच रबड़ है, जब बच्चा उसके ऊपर कूदता है, बच्चे उसके ऊपर कूद रहे हैं, तो कूदने से थोड़ा सा ऐसे हो जाता है सरफेस। ठीक है, जिसके कारण इसको यहां से इस तरह से और यहां से इस तरह से एक फोर्स मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण बच्चा में थोड़ा जंप सा करता है वो। ठीक है, जैसे तुम उसको प्रेस करोगे तुम्हें ऊपर की तरफ एक जो है वो फोर्स मिलता है। ये कब मिलेगा, अगर वो तुम्हारा रबड़ स्ट्रेच्ड होगा। सपोज करो तुम्हारा रबड़ स्ट्रेच्ड ही नहीं है, ठीक है, सिंपली तुमने एक, जैसे कि एक तुम जानते हो ना स्ट्रेच रबड़ क्या होता है, जैसे गुब्बारा फूला हुआ है तो वो रबड़ स्ट्रेच्ड है। ठीक है, तो तुम इसको, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो ट्रैम्पलिन इमेजिन करना है, तुम्हें गुब्बारे को फोड़ो और उसको अपने हाथ से ऐसे खींच लो, और फिर उसमें तुम जो है अगर कुछ भी पेन वगैरह कुछ भी ऐसे करोगे डिप, तुम जानते ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स आएगा। ठीक है, तो जैसे वो वाला फोर्स आता है, लेकिन अगर रबड़ स्ट्रेच ना हो फिर नहीं आएगा वो फोर्स। ठीक है, अगर रबड़ तुमने ऐसे लूज छोड़ दिया, इसको करोगे तो कुछ भी फोर्स नहीं आएगा ऊपर की तरफ। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे जब तुम ऐसे इस तरह से जो है वो नीचे की तरफ उसको पुश करोगे तो तुम्हारे ऊपर ये इस तरह से फोर्स लगेगा, जिसका एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो यही सेम प्रॉपर्टी को यूज करके जो मच्छर वगैरह है वो फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर हो गया, मच्छर भी जैसे पानी की सरफेस पे आएगा ना, अपने लिए नहीं है वो इतनी बात, क्योंकि अगर हम जो है उस पर खड़े हो जाएंगे तो वेट इतना ज्यादा है तो वो सरफेस टेंशन वगैरह कुछ काम नहीं आएगा, पानी अपना जो पाँव जो है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मच्छर क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है तो उसका पाँव भी अगर तुम रखोगे ऐसे मच्छर का इस तरह से, तो थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, जिसके कारण मच्छर पे एक फोर्स लगेगा, जिसका एक कंपोनेंट जो है ऊपर की तरफ आएगा जो उसके वेट को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो अगर पानी की सरफेस में ये प्रॉपर्टी ना होती तो मच्छर भी डूब जाता। ठीक है, तो हो सकता है कि एक आधे जो है फैक्टर्स और भी हों, लेकिन ये भी एक मेन रीजन होता है, जो तुम्हारे सरफेस टेंशन भी एक मेन रीजन है जिसके कारण तुम्हारे मच्छर वगैरह जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को अगर मैं बताऊं, अगर तुम्हें फील करना है इसको, तो तुम ऐसे इसको ऐसे एक ही लाइन में तुम्हें बोलना है कि सरफेस टेंशन जो है, पहली तो प्रॉपर्टी है सरफेस की, दूसरी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है सरफेस की, है ना, कोई भी लिक्विड सरफेस उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, क्या किस कारण से आती है ये सब जानने का कोई ज्यादा इतना सा लॉजिक नहीं है, मतलब अजीब सी है इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में हम इतना नहीं जा रहे डिटेल में, क्योंकि जो भी रीजनिंग मैंने ढूंढी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ऐसे ही है। वो एक आधी मैं बता दूंगा तुम्हें कि क्या क्या एक आधी रीजनिंग जो है वो देते हैं ये। ठीक है, बट वो इतनी ज्यादा मेरे को सेटिस्फैक्टरी सी नहीं लगी। ठीक है, तो रीजनिंग जो भी हो, लेकिन जो भी लिक्विड तुम्हारा सरफेस है
है ना, उसका जो टॉप सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब स्ट्रेच मेम्ब्रेन में जो जो होगा ना वो यहां पर भी होगा, ठीक है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन अगर तुम डिप करोगे इस तरह से तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन में जो एजेस है ना, उस पर भी एक फोर्स लगेगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने इसे रबड़ खींच के एक रिंग के ऊपर बांध दिया, तो ये तुम्हारा अगर रिंग हो गया, लेट्स से ये तुम्हारा रिंग हो गया, ठीक है, और तुमने यहाँ पे से एक रबड़ खींच के इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, तो तुमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है, तो जो रिंग के ये होंगे, जो रिंग के ये एजेस होंगे, इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, है ना। अगर सपोज करो ये रिंग तुम्हारी बहुत ही वीक सी रिंग है, लेट्स से ना, लेट्स से हमने बहुत स्ट्रेच करके प्लास्टिक की रिंग चढ़ा दिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये रिंग ऐसे अंदर की तरफ श्रिंक कर जाए, पॉसिबल है ना, क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है वो अपने अलोंग जो है ना, मेम्ब्रेन के अलोंग एक फोर्स लगाएगी ऐसे करके। तो अगर ये लोहे का हुआ तो झेल जाएगा, ठीक है, तो ये झेल जाएगा, ठीक है। ये वाली बात तुम इमेजिन कर पा रहे हो। तुमने एक रिंग ली, एक तुमने रिंग ली प्लास्टिक की, बहुत ही पतली सी रिंग ली, एक तुमने रिंग ली लोहे की, ठीक है, थोड़ी लेट से थिक भी ले ली। तो अगर तुम लोहे वाले पे चढ़ाओगे रबड़ तो वो चढ़ जाएगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, वो झेल लेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक वाले पे तुमने बहुत जोर से स्ट्रेच करके रबड़ चढ़ा दिया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो पूरी पूरी से मुड़ जाए अंदर अंदर से, ठीक है, जिसके कारण वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन ना रहे, फिर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो रबड़ की मेम्ब्रेन बिहेव करती है, जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिहेव करती है, वैसे वैसे ही वाटर की टॉप सरफेस भी बिहेव करती है। मच्छर वाला एग्जांपल मैंने दिया है, सिक्के वाला एग्जांपल भी तुम ले सकते हो। बच्चे, मेरे पास तो सिक्का शायद वो तो यानी गुम हो गया कि है भी वो बहुत ही, जो अभी वाले तो अगर तुम रुपए रखोगे, जैसे सिक्का रखोगे कोई 1 रुपए का 2 रुपए का, तो वो तो डूब जाएगा। लेकिन पहले जमाने में आते थे, पैसे आते थे, वो बहुत ही लाइट होते थे। मेरे पास एक बच्चे के पास था 10 जो पैसे हैं वो थे, वो बिल्कुल लाइट होता है, तो वो कई बार बैलेंस हो जाता है पानी की टॉप सरफेस पे। अगर तुम देखोगे तो उसमें भी यही कहानी है। जैसे तुम सिक्के को रखोगे, कई लोग आयरन नेल को भी बोलते हैं, आमतौर पे आयरन नेल जो है वो नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा डेंसिटी जो है, अब पानी से अगर डेंसिटी कम होगा तो तैर ही जाएगा, लेकिन पानी से डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो कई बार सरफेस टेंशन के कारण चीजें तैर जाती है। जैसे मच्छर का भी अगर मैं बोलूं, अगर मच्छर की बॉडी का डेंसिटी वाटर से कम है तो तैरेगा, फिर तो कोई सीन ही नहीं है। लेकिन उसका तो कुछ भी डिप ही नहीं करता। देखो यहां पे भी तुम्हें समझ में आता है भाई, अगर सपोज करो मच्छर का जो है वो बॉडी का डेंसिटी पानी से कम होता तो भी वो तैरता, लेकिन तब उसका कुछ ना कुछ पोर्शन डूबा हुआ होता, फिर वो इस तरह से तैरता, ठीक है। लेकिन मच्छर तो क्या है, वो बिल्कुल ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, उसका तो कोई भी पार्ट जो है वो ऐसे, उसकी टांगे ऐसे ऐसे लिक्विड के अंदर ही नहीं जाती, ऐसे यहीं पर रहती है। तो फिर कोई भी कारण नहीं है कि वो बायंसी से तैर रहा होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। अगर मच्छर की टांग तुम्हारी इस तरह से है तो यहाँ पे बायंसी तो आई नहीं ना, क्योंकि वॉल्यूम तो तुम्हारा कुछ भी इमर्ज्ड है ही नहीं। तो अगर वॉल्यूम कुछ भी इमर्ज्ड है ही नहीं तो जाहिर सी बात है मच्छर के तैरने के लिए बाइंड फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि अगर बाइंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती तो उसका कम से कम 40, 30, 60% कुछ ना कुछ पोर्शन तो है पानी के अंदर डूबा ही होता। तो यहाँ पे कोई एक दूसरा फोर्स है जो मच्छर को तैरने में हेल्प कर रहा है, वही अगर कोई लाइट सिक्का होगा उसको तैरने में भी हेल्प कर सकता है। तो तुम ये बोल सकते हो, या तो कुछ ऐसी चीजें जिनका डेंसिटी पानी या लिक्विड के कंपेरेबल है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर उनको सरफेस टेंशन का सहारा मिल जाए तो वो तैर सकती है, ठीक है। या तुम ऐसे बोलो कि डेंसिटी कम भी हो लेकिन वॉल्यूम इमर्स्ड ही नहीं हो, जैसे मच्छर हो गया। मच्छर का हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम मच्छर का डेंसिटी क्या होगा बॉडी का, लेकिन मच्छर का डेंसिटी अगर पानी से कम भी हो तो भी वो बायंड फोर्स से अगर तैर रहा होगा तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो डूबा होगा, लेकिन मच्छर तो पूरा का पूरा ऊपर है। इसका मतलब बायंड फोर्स नहीं है, उसके लिए सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली हमने इतनी सारी चर्चा कर ली है। अगर मैं तुम्हें इसको बोलूं कि तुम्हें क्या याद रखना है तो वो यही याद रखना है कि सरफेस टेंशन जो है वो वाटर के टॉप सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां पर भी लागू होंगी, ठीक है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे कैसे कहानी होगी, जैसे कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन के अंदर एनर्जी भी होती है, ठीक है। अगर मैं एक मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर दूंगा, तुम सारे फील कर सकते हो, स्प्रिंग को हम खींच दें इस तरह से तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है हाफ के एक्स के। ऐसे एक मैं मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर दूंगा तो उसके अंदर भी एक एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है, एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो सेम कहानी सेम तरह से हम यहां पर भी बोलेंगे कि अगर एक तुमने जो है वो स्ट्रेच कर दिया है एक, है ना, उसको मेम्ब्रेन को, तो उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। उसको हम सरफेस एनर्जी बोलेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यहां पर तुम्हें इस जो ये वाटर का जो टॉप सरफेस है उसको भी मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फोर्स भी लगाएगा वो, उसकी जो है वो एनर्जी भी हो गई, एनर्जी वो रिलीज भी हो सकती है, ठीक है। वो सब चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले तुम यहां पर लिख लो, पहले क्या बात लिखोगे,
सरफेस टेंशन, पहले ये जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने मेन जो बात बोली है ना, ऐसे लिख सकते हो, मैं लिखवा दूंगा, बाकी पहले लिख लो। सरफेस टेंशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सरफेस टेंशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ surface of a liquid surface tension is a characteristic of surface of a liquid। मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूं, मेरे झुक के गया, मेरी कमर दुखने लग गई। surface tension is a proper surface tension is a characteristic of surface of a liquid due to which it behaves like a stretched membrane, due to which it behaves like a stretched membrane। ठीक है, हो सकता है कि ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन ना हो, लेकिन सबसे अच्छा अगर तुम्हें सरफेस टेंशन को फील करना है, क्योंकि मैंने चीज देखी है कि बच्चे सरफेस टेंशन को फील, बच्चे मतलब क्योंकि तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो मैं भी फील नहीं कर पाता था ना सरफेस टेंशन को। तो इसलिए अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से तुम थोड़ा फील कर पाओगे कि ये क्या है, तो वो यही वाला पॉइंट है कि एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह जो है ये बिहेव करता है। ठीक है, ड्यू टू विच इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने थोड़ा रीजनिंग ढूंढने की कोशिश की है कि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्यों बिहेव करता है, बट मैं इतना सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ। लेकिन जो भी मुझे छोटी मोटी रीजनिंग जो है, ऑल्दो रीजनिंग इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर हम रीजनिंग नहीं जानेंगे तो हम कुछ लैग कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्विंग वगैरह में उन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो भी मैंने लुकअप किया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता देता हूं। जो भी मैंने थोड़ा पहले रिसर्च किया था, अभी तो नहीं किया मैंने, लेकिन पहले किया था हल्का हल्का, तो ऑल्दो इतना सेटिस्फैक्टरी सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। तुम इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे सपोज करो तुम्हारा कोई लूज सा पर्दा है, तुम्हारा कोई लूज सा पर्दा है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूँ, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी उसकी शायद फोकस की। हाँ, तो कोई तुम्हारा ऐसे लूज सा पर्दा है, तुमने एक कपड़ा सा बांध रखा है। ठीक है, लेकिन अब अगर तुम इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे ईंटें लटका दो यहाँ पर। ठीक है, इसको तुमने बांध रखा है यहाँ से। ठीक है, तो कुछ अगर तुम यहाँ पे ईंटें लटका दो इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके रस्सी से बांधी तुमने, ईंटें लटका दी, तो अब ये खिंच जाएगी पूरी पूरी, है ना। ये एक मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी तुम्हारी पूरी पूरी। ठीक है, तो यही जो है वो मोर और लेस इसका भी रीजन कहीं एक जगह मैंने पढ़ा था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहीं। जैसे अगर मैं यहां पर कोई भी जो है वो मॉलिक्यूल्स लेता हूं वाटर्स के इस तरह से, ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे इस वाले को यहां से भी अट्रैक्शन मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, ऊपर वाले से भी मिल रहा है, इस वाले को यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। लेकिन जो टॉप सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको साइड से मिल रहा है और नीचे से मिल रहा है, साइड से मिल रहा है और नीचे से मिल रहा है। तो कहने का मतलब है अगर तुम बल्क में कोई भी मॉलिक्यूल लोगे तो उसको चारों तरफ से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मिल रहा है, तो नेट फोर्स उसके ऊपर ऐसा कोई भी है नहीं। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी सरफेस जो है उसको जो है वो, क्योंकि ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो वहां से कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, लेफ्ट राइट वाला राइट से कैंसिल आउट हो गया, तो नेट जो उसके जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे एक नेट फोर्स नीचे की तरफ जो है वो आ रहा है। तो जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है कि एक पर्दा है वो पहले लूज सा है, तुम अगर नीचे ईंटें से बांध दोगे तो वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन सा बन जाएगा। तो ये एक जगह मैंने रीजनिंग देखी थी कि ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, ये ऊपर वाली सरफेस जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो सबसे जो मुझे जो रीजन जो है वो सबसे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, जिसे मैं थोड़ा फील कर पा रहा था, वो यही वाला था। ठीक है, ऑल्दो मैं ये कितना जेन्युइन है इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑल्दो मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा खुद का नहीं है। ठीक है, तो हमें रीजन लिखना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा फील आ रहा हो तो तुम अच्छी बात है, इसको ज्यादा बेहतर जो है वो समझ सकते हो। तो ये इसका मैंने रीजन जो है वो लुकअप किया था, और भी एक आधी जगह मैंने देखे हैं, लेकिन वो रीजन में भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे। ठीक है, खैर रीजन में हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो सरफेस टेंशन हमारा एक ऐसा प्रॉपर्टी हो गया सरफेस का, जिसके कारण वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अगर कोई रीजन पूछ भी ले तो हम थोड़ा एक आइडिया एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं उन पे एक नेट मॉलिक्यूलर डाउनवर्ड जो है वो फोर्स होता है। ठीक है, और जिसके कारण वो पूरा एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, खैर एनीवेज, अब हम आते हैं सरफेस टेंशन जो है हम कैसे यूज करेंगे और कैसे जो है इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है, फॉर्मूला वगैरह जो है वो क्या होता है। ठीक है,
अब तुम्हें कैसे निकालना है सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहली बात तो तुम्हारा जो सरफेस टेंशन होता है वो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई है, लेकिन इसके कारण जरूर फोर्स लगता है, ठीक है। पहली बात तो अगर कई बार डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताओ, तो बच्चे सोचते हैं कि है तो टेंशन ही, सरफेस की होगी तो क्या होगी, तो होना तो फोर्स ही चाहिए, टेंशन क्या है, फोर्स है, तो वो फिर उसका फोर्स वाला डायमेंशन लिख करके आ जाते हैं। तो पहली बात तो सरफेस टेंशन एक कोई फोर्स नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। हाँ, इसके कारण फोर्स जरूर लगता है और उसका वैल्यू कितना होता है वो हम देखेंगे। तो अगर मैं कोई भी एक ऐसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन ले लूं, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है तुम्हारा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बोलो या ना स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता हुआ लिक्विड का टॉप सरफेस बोल सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता हुआ लिक्विड का टॉप सरफेस बोलो, या स्ट्रेच मेम्ब्रेन से ही हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाटर सरफेस ऐसे लिख देते हैं, वाटर या लिक्विड का कोई भी सरफेस, ठीक है, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन। इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो अगर तुम इसके अंदर यहां पर कोई भी एक लाइन बना लो एल की, मैं डिफाइन कर रहा हूं सरफेस टेंशन जो है वो कैसे डिफाइन होगी। तो इस लाइन के ऊपर, ठीक है, अब ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो जरा, अगर ये कोई भी डब्बा है, इसको मैं खींच रहा हूं इधर की तरफ, ठीक है, यहां से रस्सी बांध के इधर खींच रहा हूं, तो अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक करूं, तो मैं ऐसे बोलते हैं ना, इस वाले डब्बे को अगर मैं बीच में से ब्रेक करूं तो हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि इसकी तरफ पीछे की तरफ फोर्स आएगा, इस पे आगे की तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। तो इस पीछे वाले डब्बे को यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा वो इसको घसीट रहा होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसी ही कहानी यहां पर भी है। अगर मैं एक इसको ऐसे मैंने चाकू नहीं मार दिया, चाकू मार दोगे तो मेम्ब्रेन कट जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इमेजिनरी लाइन ले ली है, ठीक है, तो जैसे ये तुम्हारी जो सरफेस है ये कोनों पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, वैसे ये इस लाइन पे भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। तुमको सर इधर की तरफ भी क्यों, उधर की तरफ भी आना चाहिए, हाँ, तो उधर की तरफ भी आएगा, तो इधर की तरफ भी फोर्स लगाएगी, और नेट फोर्स इस लाइन के ऊपर 0 होगा। जैसे हमने यहां पे बात की ना, तो इस वाली डंडी पे अगर तुम देखोगे, तो अगर ये वाली डंडी तुम पीछे वाले ब्लॉक की लो तो आगे की तरफ फोर्स है, और ये वाली डंडी अगर तुम आगे वाली ब्लॉक की लो तो पीछे की तरफ फोर्स है। तो इस डंडी पे तो सोर्ट ऑफ नेट फोर्स 0 ही है ना, हाँ, लेकिन इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ठीक है। तो वही सेम कहानी यहां पर, इतने नहीं बनाता मैं ताकि दिखने में कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैंने कोई भी एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, उसके अंदर मैंने अगर एक एल लेंथ की कोई भी डंडी ले ली है, तो उसके दोनों साइड पे फोर्स लगता है, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन तुमने यहां से बांधी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे कि अगर मैंने कोई एक स्क्वायर लूप ले लिया है, तो ये पूरी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो ये यहां पे ऐसे फोर्स लगा रही है, यहाँ पे ऐसे ऊपर, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो चारों एजिस पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। तो अगर तुम सरफेस के कहीं बीच में भी डंडी लोगे तो उस पर भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो कैंसल आउट हो जा रहा है। अच्छा, ये एजिस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रहा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं एज को देखूं तो एज जो है वो नेट फोर्स फील कर रहा है, क्योंकि उस पर इधर फोर्स लग रहा है, उधर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारा जो है वो पेरिफेरी होगी, एज होगी है, तो उधर तो कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो वहां पे फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए जो नेट फोर्स है वो तुम्हारे एजिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन अगर बीच में भी हम कोई लाइन बनाएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बट इक्वल एंड अपोजिट, तो वो कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है। नेट फोर्स उसके ऊपर कोई भी नहीं आ रहा है। तो सरफेस टेंशन हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन हम डिफाइन करते हैं कि जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक साइड का ले लेंगे, दोनों साइड का नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक साइड का हम फोर्स ले लेंगे, तो इधर इसको मैं इरेज कर देता हूं, लेकिन लग जरूर रहा है वो उधर, ठीक है, लेकिन इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो सरफेस टेंशन जो है वो हम कैसे लिखते हैं, जो भी ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपॉन में ये लेंथ, ऐसे हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन। तो इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया तुम्हारा, तो सरफेस टेंशन तुम्हें कैसे करना है, कोई भी तुम्हारी सरफेस है जिसका तुम सरफेस टेंशन निकालना चाहते हो, तुमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, चाकू से नहीं मारना है, मार्कर से बना लो, उसके ऊपर मेम्ब्रेन के कारण एक साइड में, है ना, दो इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक साइड वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर तुम निकाल लो तो वही सरफेस टेंशन होती है। तो ये पर यूनिट लेंथ ही निकालेंगे, किसी भी लेंथ एल में निकालेंगे, फिर एल से डिवाइड कर देंगे। तो कोई भी लेंथ एल लिया, उसमें फोर्स मान लो एफ आ रहा है, उसको तुमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन लेंथ एल ड्यू टू सरफेस टेंशन।
ऑन वन साइड ओनली, नेट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन वन साइड ओनली, ठीक है। तो सरफेस टेंशन तुम्हारा हो गया है। कैसे निकालेंगे, कोई भी सरफेस लेंगे, इमेजिनरी लाइन बनाया, उसके ऊपर एक साइड में फोर्स निकाला, ठीक है, और फिर उसी लेंथ से डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का एक तो डेफिनेशन वो हो गया, जैसे मैंने बोला था ना, डेफिनेशन 2-3 है। तो एक डेफिनेशन तुम सरफेस टेंशन का ये भी बोल सकते हो कि इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जो भी तुम्हारा वाटर सरफेस है या लिक्विड का सरफेस है, उसमें पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना फोर्स लग रहा है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फील नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला डेफिनेशन को पहले अवॉइड किया। तो ये भी एक डेफिनेशन है, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर सरफेस पे कोई भी लाइन बनाओगे तो उसपे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो यहां से तुम इसका डायमेंशन वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, यूनिट इसका बन जाएगा न्यूटन पर मीटर, और उस तरह से तुम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, सरफेस टेंशन इज नॉट अ टेंशन, ठीक है। फोर्स नहीं है वो क्या है, फोर्स अपॉन में लेंथ है। तो वो अगर आ जाए ऐसे मैच द फॉलोइंग आ जाए, तो सरफेस टेंशन को फोर्स वाले डायमेंशन से मैच मत करना, फोर्स अपॉन में लेंथ वाले डायमेंशन से मैच करना। तो तुम चाहो तो डायमेंशन लिख भी सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स होता है MLT-2, तो L कट जाएगा तो MT-2, ठीक है। तो ये इसका जो है वो डायमेंशन आ गया, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें सरफेस टेंशन का और थोड़ा फील आ जाए, ठीक है। तो तुमसे सवाल पूछा गया है कि तुम्हें कितना फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा इन चीजों को उठाने के लिए वाटर सरफेस से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड फोर्स नीडेड to lift off things because of surface tension, ठीक है। अच्छा, किसी चीज को उठाने के लिए तुम्हें एक तो mg को भी ओवरकम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम mg को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, mg तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, तो फिर बढ़िया होगा फाइंड एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड, ऐसे लिख देते हैं, पूरा फोर्स नहीं निकाल रहे, जो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो कितना नीडेड होगा टू लिफ्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कोई भी एक तुम्हारी एक नेल बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है, या पाइप सी बोल सकते हो, ठीक है। उसका इस तरह से पाइप है तुम्हारी, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल मैं कराता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा फील आ जाए, उसके बाद तुम करना, ठीक है। तो ये L लेंथ का एक जो है वो तुम्हारा पाइप सा है जो वाटर सरफेस पे रखा हो, तुम्हें इसको उठाना है। तो जैसे तुम उठाओगे ना तो वो सरफेस साथ में आएगी इस तरह से, ठीक है। जैसे तुम इसको उठाने की कोशिश करोगे तो ऐसी कहानी होगी कुछ, तो थोड़ा इसको फील कर पाओगे। मे भी अगर तुम ये मान लो कि वो जैसे शहद, अगर तुम शहद में इमेजिन करोगे, थोड़ा इमेजिन कर पाओगे मे भी, क्योंकि बहुत डेंस सा होता है वो। तो उसमें अगर तुम कोई मार्कर, ये मार्कर मैंने रख दिया, ठीक है, तो शहद के अंदर अगर तुम्हें मार्कर रख दूं और मार्कर को ऐसे उठाने की कोशिश करूं तो वो लेयर भी साथ में ही उठेगी इस तरह से, है ना। अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा ऐसे, तो लेयर कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी झालर सी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिफ्ट ऑफ करने की कोशिश करूंगा तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, देखो इस तरह से, है ना। इधर भी थोड़ी झालर सी बन जाएगी और उस साइड भी बन जाएगी झालर सी, ठीक है। इसको थोड़ा दिखाना मुश्किल होगा, इस तरह से ना, थोड़ा सा फील कर पा रहे तुम लोग इसको। अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा तो इस तरह से झालर सी बन जाएगी, ठीक है। जिसके कारण नीचे की तरफ जो है ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर, कितना लगेगा। तो अगर फोर्स कितना होता है, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसका लेंथ L है तो टोटल फोर्स कितना लग जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। तो यहां पर हम जो है वो बोलेंगे कि जो फोर्स लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो तुम इसको ऐसे बोलोगे कि ये जो नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम क्या लिखें, T लिखें या S, तो कभी किसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेट्स से मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड,
अच्छा, ये लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, इसको भी हम देख लेंगे। ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आयरन नेल की जगह कुछ और ले लूंगा तो क्या सरफेस टेंशन का वैल्यू बदलेगा? नहीं। अगर पानी लिया है तो उसका एक पर्टिकुलर सरफेस टेंशन है, शहद लिया तो उसका दूसरा है, कोई तीसरी चीज ली है तुमने, कोई दारू ली है, तेल लिया, कुछ भी लिया है तो उसका कोई और सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, तो ये एक सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तो ये जो है वो एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है। ठीक है, डजंट डिपेंड अपॉन कि तुमने ऑब्जेक्ट कौन सा उसके अंदर जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, मच्छर रखा है या सिक्का रखा है या कोई नेल रखी है, इट डजंट मैटर, सरफेस टेंशन तुम्हारा है उस एक पर्टिकुलर लिक्विड का वो जो है फिक्स होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, ये एस दे रखा है, तो ये आ गया एस इंटू में लेंथ हो गया इसका एल। अब ये झालर सिर्फ इधर नहीं बनेगी, झालर इधर भी बनेगी, तो इधर से भी फोर्स लगेगा। तो यहां पे तुम इसको ऐसे बना सकते हो, थोड़ा सा अगर डायग्राम बड़ा बना दूं, ठीक है, लेकिन तुम इसको ऐसे ऐसे मत सोचना कि ये चीज इतनी बड़ी है, क्योंकि आमतौर पे इतनी बड़ी चीज तो डूब ही जाती है। ठीक है बहुत छोटा सा, तो मैं डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह से, पहला ये वाला डायग्राम तो ठीक ही था मोर और लेस, थोड़ा हमें फील आ रहा था झालर वाला। ठीक है, इस तरह से अगर इसको उठाने की कोशिश करूंगा तो इस तरह से झालर सी बन जाएगी, इधर से भी और उधर से भी। ठीक है, थोड़ा सा दिखाना कठिन होगा पीछे वाली साइड में, लेकिन दोनों साइड से होगा। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो अगर मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूंगा इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, तो सिर्फ यहीं पर फोर्स नहीं लगेगा, दोनों साइड से लगेगा। थोड़ा कोई और एंगल नहीं क्या, थोड़ा अगर इस तरह से एंगल लिया जाए तो यहां पर भी लगेगा और यहां पर भी लगेगा। ठीक है, तो ये यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा। ठीक है, और इस फोर्स का तो तीन डायग्राम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये इस तरह से, ठीक है, ये फोर्स F इज इक्वल टू एस इंटू में एल, लेकिन ये दोनों साइड आएगा, ये इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा, क्योंकि झालर जो है वो दोनों साइड बनेगी, यहां भी बनेगी यहां भी बनेगी। ठीक है, तो F नेट जो है वो कितना निकल करके आ जाएगा, वो आ जाएगा S इंटू में एल इंटू में 2। तो ये जो है वो आयरन नेल, ठीक है, तुम इसको आयरन नेल बोल सकते हो, लेंथ एल की। आयरन बोले कोई भी, कोई जरूरी नहीं आयरन नेल ही हो, नेल है बस। ठीक है, तो नेल बोलो या रोड बोलो, ठीक है, डजंट मैटर। तो अगर तुम्हें नेल को लिफ्ट ऑफ करना है तो तुम्हें इतना फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा अदर देन mg, तभी जो है वो उठेगी ऊपर। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें अगली फिगर देता हूं, तुम थोड़ा इमेजिन करना उसको उठाने की। ठीक है, उठाओगे तो झालर बन जाएगी नीचे की तरफ, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स बताना कितना आएगा। ठीक है, तो करो इसको जरा, इसको लिख लो, फिर मैं आगे देता हूं एग्जाम्पल। ये है एक डिस्क है जिसका ये वाला रेडियस है R1 और ये वाला रेडियस है R2। ठीक है, तो इसको तुम लिफ्ट ऑफ करोगे तो तुम्हें कितना एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा, बताओ जरा। इसको नोट करो, दूसरे को ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा, अगर तुम इसको लिफ्ट ऑफ करने की कोशिश करोगे तो झालर यहां से बन जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे लिक्विड सरफेस होगी आगे, ऐसे ऐसे। एक अंदर से भी बनेगी यहां पर भी इस तरह से। तो ये हो जाएगा S इंटू में इसका लेंथ 2πr1 नीचे की तरफ। ठीक है ना, छोटी वाली का 2πr1, बड़ी वाली का 2πr2, लेकिन दोनों नीचे की तरफ। अगर तुम इसको उठाने की कोशिश करोगे तो ऐसे झालर सी बनेगी ऐसे, है ना, इसकी सरकमफेरेंस ऐसे बनेगी, इमेजिन कर पा रहे हो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ, और ऐसे ही सेम जो है वो अंदर वाली के लिए भी बनेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो फोर्स नीडेड होगा वो होगा S इंटू में 2πr1 प्लस में 2πr2। ये तुम्हारा जो है अदर देन mg जो है ये फोर्स नीडेड होगा टू लिफ्ट ऑफ दिस डिस्क फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड जिसमें सरफेस टेंशन S है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर थर्ड करते हैं ट्राई। थर्ड एक रिंग है, थोड़ा थिकनेस जरूर है। रिंग का रेडियस है R। ठीक है, पूरा लिक्विड में ही है भरा हुआ। ठीक है, चारों में लिक्विड लिक्विड है। ऐसे मत समझना
कि ये कोई रिंग है और सिर्फ वाटर सरफेस के बीच में है। ये रिंग एक वाटर सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे समझना कि ये वाटर का सरफेस है, इसके ऊपर ये रिंग रखी हुई है। ये मैं समझना कि इस रिंग के अंदर वाटर सरफेस है, ठीक है। जैसे होता है ना वो जो बुलबुले से फुलाते हैं, तो वैसा नहीं है ये रिंग जो है वो पानी के सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। उस तरह सिनेरियो है। तो मतलब उसमें क्या होगा कि बाहर लिक्विड नहीं होगा, इसमें बाहर भी है लिक्विड, ठीक है, और तुम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या आंसर होगा इसका? दो जरा आंसर करो ट्राई। इसका जवाब ठीक है, S इंटू 2πr। तुम क्या बोलेंगे, जैसे तुम उठाने की कोशिश करोगे तो यहां से एक झालर बनेगी बाहर से, लेकिन अंदर से भी झालर जो है वो बनेगी। इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? इसको तुम ऐसे उठाओगे, सिर्फ यही नहीं झालर इसमें बनेगी, यहां पर भी इस पे झालर सी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर कहानी होगी, बाहर से भी ऐसे उठाने की कोशिश करोगे, है ना, उठाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी झालर बनेगी और अंदर भी झालर बनेगी, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे, S इंटू में 2πr इंटू में ट्वाइस, ये तुम्हारा फोर्स नीडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट करो, तुम्हें हल्का हल्का धीरे से मालूम पड़ गया है कि क्या कहानी है इसका, है ना। तो मैं एग्जांपल नंबर 4 ले लेता हूं, इसको नोट कर लेना। एग्जांपल नंबर 4 है ये, एक डिस्क ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने ये डिस्क ले लिया है, ठीक है। इसको भी लिक्विड के सरफेस पे रख दिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कितना फोर्स जो है वो नीडेड होगा, बताओ जरा। जो है वो ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि तुम सरफेस जो है वो 2 लोगे या 1, इसमें बड़ा कंफ्यूजन जो है वो राइज होता है। तो इसको हम किस तरह से समझा सकते हैं? ये ना कुछ ऐसी कहानी है, जैसे अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो तुम इसको ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि एक रिंग है, ठीक है, और तुमने यहां पे भी एक लेट से एक बड़ी रिंग ले ली, तो तुम्हें शायद थोड़ा ज्यादा फील हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब तुमने एक कपड़ा जो है, एक रबड़ जो है वो इसके बीच में बांध दिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और एक तुमने इसके बीच में बांध दिया, ठीक है। ये तो ये 2 रबड़ हैं जिनको मैं अलग अलग शेप में बना रहा हूं, ठीक है। हमारे पास तो ब्लू पेन भी है, हम ब्लू पेन भी यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ब्लू पेन यूज कर लेता हूं मैं, तो तुम थोड़ा शायद ज्यादा इसको महसूस कर पाओगे मे बी कि क्यों ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक बड़ा रिंग है लेट से, और ये एक छोटा रिंग है, ठीक है। तो यहां पर भी एक जो है वो मेम्ब्रेन है, लेट से वो ब्लैक वाली मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और यहां पे भी एक मेम्ब्रेन है जो कि ब्लू वाली मेम्ब्रेन होगी। अब अगर तुम देखोगे तो इस रिंग के ऊपर ये ब्लैक वाली भी फोर्स लगा रही है इधर की तरफ, ठीक है, और ब्लू वाली भी फोर्स लगा रही है अंदर की तरफ। ब्लू वाली अंदर की तरफ लगा रही है और ये ब्लैक वाली जो है ये बाहर की तरफ लगा रही है। इतना तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो है ना। अब यही कहानी होगी, जैसे ही मैं इस रिंग को उठाने की कोशिश करने लगूंगा तो जो ये अंदर वाले फोर्स है ये नीचे की तरफ हो जाएंगे। अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा तो वो झालर ऐसी बन जाएगी, है ना, तो वो फोर्स नीचे की तरफ हो जाएंगे। लेकिन बाहर वाले नहीं होंगे क्या? बाहर वाले भी होंगे। यार बात थोड़ी पकड़ में आ रही है। अगर मैं इस रिंग को उठाने की कोशिश करूंगा, अगर यहां पर भी मेम्ब्रेन है, यहां पर भी मेम्ब्रेन है, तो जो यहां से बंधी हुई है वो भी रोकेगी। इमेजिन करो तुम रबड़ की है ये, अगर तुम ये लोहे का कड़ा है, ठीक है, और यहां पर भी तुमने एक इसमें बांध रखा है इस तरह से, और बाहर भी बांध रखा है, तो तुम उठाने की कोशिश करोगे तो अंदर वाली मेम्ब्रेन भी रेजिस्ट करेगी और बाहर वाली मेम्ब्रेन भी रेजिस्ट करेगी। और तो थिकनेस ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो वाली बात तुम्हारी ठीक है, थिकनेस ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेम्ब्रेन दोनों साइड से अटैच है, इस साइड से भी अटैच है, इस साइड से भी अटैच है, ठीक है। जैसे हमने रोड वाले केस में किया था, जो हमने आयरन नेल लिया था, उसमें भी हमने कोई रेडियस बहुत ज्यादा नहीं लिया था, लेकिन सरफेस उसमें भी हमारे दोनों साइड पे बन रही थी, ठीक है। और यहां पर हम लेंगे, यहां पर तो हम बल्कि एक थिन फिल्म है ना, उसको भी 2 सरफेस मानेंगे। आगे चलकर मैं दिखाऊंगा तुम्हें, जो हम वो बबल ब्लो करते हैं ना, जो बबल बनता है 100 बबल, तो वो 100 बबल जो अगर मैं सर्कुलर ले लूं या रेक्टेंगुलर ले लूं, उसकी भी हम 2 सरफेस मानेंगे। तो वो चीज मैं आगे थोड़ा क्लियर भी कर दूंगा कि कहां हम जो है वो 2 सरफेस मानेंगे, कहां पे हम 1 सरफेस मानेंगे। थोड़ा इसके अंदर कंफ्यूजन होता है ये वाला, लेकिन यहाँ पर मैं ये वाला एग्जांपल से निकाल थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाली मेम्ब्रेन जो ब्लैक मेम्ब्रेन है वो अपने आप में एक अलग है, वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है। जो ब्लू वाली मेम्ब्रेन है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन अगर तुम इसको लिफ्ट करोगे तो दोनों ही उसको नीचे की तरफ जो है वो पुल डाउन करेंगे, तो दोनों सरफेस पे आएगा, यहां पर भी आएगा। हाँ, इस वाले केस में नहीं आएगा, ये समझना जरा। इस वाले केस में क्या होगा, जो तुम जो पूछ रही हो ना, वो इस वाले का आंसर होगा।
क्योंकि इस वाले केस में क्या होगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं स्कोप, चाहे कितना भी पतला हो, अगर तुमने इसको अंदर से होलो बना दिया है तो एक स्कोप हो गया कि एक मेम्ब्रेन इस पे अंदर की तरफ जुड़ जाए, है ना। तो यहां पर ये होलो जो है वो है नहीं, तो अंदर की तरफ कोई चांस नहीं आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है वो ये वाला आंसर आएगा तुम्हारा, क्योंकि इस पे जो झालर है वैसे नीचे की तरफ बनेगी। तो यहां पर जो हम आंसर है वो लिखेंगे s इंटू में 2πr। ठीक है, तो इन दोनों में कोई तो फर्क है ना, इन दोनों में फर्क यही है कि यहां पर जो मेम्ब्रेन है वो यहां से भी कनेक्टेड होगी और वो यहां से भी इसको पुल डाउन करेगी। ठीक है, थिकनेस ज्यादा हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला इसमें डिफरेंस होता है कि ये यहां से होलो है या यहां से ये सॉलिड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ गया होगा, मे भी डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी इस वाले के बाद थोड़ा फील आ रहा है तो चलो ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे तुम और क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें थोड़ी सी मालूम पड़ जाए किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, लेकिन इस वाली चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें, ये ट्वाइस वाला इसमें कई काफी बार फंडा आएगा, तो हम थोड़े बहुत और आगे आगे क्वेश्चन करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, खैर कर लो इसको नोट, डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो इसको नोट कर लो। फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, इसको नोट मत करना, समझाने के लिए दिया था। ठीक है, इसीलिए अगला एग्जाम्पल मैंने ऐसा ही रखा हुआ है, इसके बाद सीधा ये एग्जाम्पल रखा हुआ है ताकि बच्चों का ये ट्वाइस वाला जो डाउट है वो क्लियर हो, क्योंकि यहां पर वो ट्वाइस वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बनी नहीं थी, सिर्फ सारी सर्कमफेरेंस के ऊपर बन रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, ये शीट हो गई है किस तरह से सॉलिड। ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए, सारी वाटर सरफेस पे रखी है। ठीक है, बार बार बना नहीं रहा हूं उसको, तो इसके लिए निकालो कितना होगा फोर्स नीडेड। हाँ ठीक जवाब है, तो बस वो समझ गए सर्वे टेंशन वाला फंडा। तो ये हो जाएगा s इंटू में 4a, और फिर इसके लिए भी बना लो, अगर ये होलो होती इस तरह से तो फिर वो अंदर वाला भी जुड़ जाता, फिर क्या आंसर होता, ये दोनों का बना दो। हाँ, तो क्या होता है s इंटू में 8। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इन दोनों को भी नोट कर लो, s इंटू में 4a। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है वो नीडेड है s इंटू में 4a। समझ में आ रहा है सभी को, ऐसे जो है ये जो सर्कमफेरेंस उस पे नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर भी होगा और अंदर की तरफ भी होगा। ठीक है, उधर से भी खींचा जा रहा होगा इसको। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से भी खींचा जा रहा होगा ऐसे, तो ये जाएगा s इंटू में 8a। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लो, फिर मैं अगला एग्जांपल दे देता हूं, अगर तुम नोट कर लोगे जल्दी ही तो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, इन दोनों को नोट कर लेना। ये एक तुम्हारा हाफ सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, सॉर्ट ऑफ इस तरह से है ये हाफ सिलेंडर तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाफ सिलेंडर है, इसमें तुमने पानी भरा हुआ है, जाहिर सी बात है पानी कुछ इस तरह से आएगा। तो पूछा है फाइंड फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अलग अलग पूछा है, फाइंड फोर्स ऑन फ्लैट and curved surface due to surface tension। अच्छा, नेट फोर्स नहीं पूछा है सर, बस सिर्फ फोर्स का वैल्यू पूछा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या मतलब है इसका। करो इसको ट्राई। तो फ्लैट में जो आंसर, ठीक है, तो ये होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फ्लैट पार्ट पे s इंटू में 2r, कर्व वाले पार्ट पे s इंटू में पाई r। ठीक है, लेकिन स्केलर एडिशन पूरा अगर करोगे तो नेट फोर्स 0, स्केलर करोगे तो s इंटू में 2 पाई r। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो जेई मेंस के अंदर आया हुआ है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है।
तो क्वेश्चन क्या हो गया है कि ये तुम्हारा एक पानी है, हाँ पानी है, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं और वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो उन बबल्स का जो रेडियस है वो तो दे रखा है कैपिटल आर, लेकिन जो ये यहाँ पे इसके बॉटम का जो, ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि लिक्विड का जो डेंसिटी है वो तो है रो डब्ल्यू, है ना, और इसको जब तुम हीटअप कर रहे हो तो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं जो ऊपर उठ करके जा रहे हैं। ठीक है, बबल्स फॉर्म होते हैं, ऊपर उठ के जाएंगे। जो नीचे जो कांटेक्ट है वो सर्कुलर कांटेक्ट है, इस तरह से दोनों रेडियस इज गिवन है। बबल का रेडियस है कैपिटल आर, और ये बोला गया है कि जब जो ये जो सर्कुलर कांटेक्ट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है। ये बोला गया है कि जब इसकी वैल्यू स्मॉल आर है तब ये बबल तुम्हारा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, ऐसे होगा, देखो स्टार्टिंग में ऐसे होगा, फिर थोड़ा ऐसे और ऊपर हो गया, थोड़ा छोटा हो गया सर्कुलर पोर्शन, फिर थोड़ा और छोटा, इस तरह से बिल्कुल ही ना। तो जब ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट जब इस सर्कुलर कांटेक्ट का रेडियस जब स्मॉल आर हो जाता है तो ये बबल बेस से डिटैच हो जाता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन का वैल्यू दे रखा है तुम्हें एस है, तो तुमसे पूछा गया है कि ये कौन सा सवाल क्या था, क्या पूछा गया कि इस रेडियस का वैल्यू कितना होगा, इस रेडियस का वैल्यू कितना होगा जिस रेडियस पर बबल डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। देखो जरा कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट। अब ये कमाल की बात है कि इसका जो आंसर था वो चारों ही ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, और अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जो है वो बोनस गया, बट ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। भाई पहली बात तो बबल ऊपर क्यों जाएंगे, पहले तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि बबल ऊपर क्यों जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फोकस से बाहर हो गया। बबल ऊपर क्यों जाएंगे, तो बबल इसलिए ऊपर जाएंगे क्योंकि बबल जो है वो लाइट है। बबल क्या है, लाइट है पानी के मुकाबले। तो अगर बबल जो है वो लाइट है लिक्विड के मुकाबले, वाटर के मुकाबले, तो ये, क्योंकि वाटर तो बेसिकली एयर ही है ना, और ये लिक्विड हो गया, तो वाटर का जो डेंसिटी, ये जो एयर का जो डेंसिटी वो तो कम ही होगा वाटर से, तो ये ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो इसको रोक कौन रहा है, इसको रोक कौन रहा है भाई, तो इसको रोकने वाला है फोर्स सरफेस टेंशन का। कैसे, देखो ये एक बबल का सरफेस होगा इस तरह से, ठीक है, ये पूरा बबल का सरफेस है। ठीक है, तो यहां से जो है ये इस तरह से, हम जानते हैं ना कि अगर मैं इसको देखूंगा तो यहां पे फोर्स लग रहा है वो इस तरह से, है ना। जो बेस है, देखो अगर मैं सपोज करो मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि मैंने एक चद्दर जो है वो लेट से बांध दूं या चिपका दूं, जैसे भी तुम समझ लो उसको। लेट से मैंने जो है वो चद्दर सी ली और उस चद्दर को मैंने ऐसे जो है वो दीवार से बांध दिया। अब मैं चद्दर को खींचूंगा तो चद्दर पे दीवार फोर्स लगाएगी चद्दर की डायरेक्शन में, है ना, और दीवार पर चद्दर लगाएगी। ये वाली बात समझ पा रहे हो ना तुम लोग। अगर मैं एक चद्दर सी को, क्योंकि ये चद्दर से ही होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं एक शॉल को, तुम ऐसे समझो कि मैंने जो एक शॉल है वो इस साइड से एक आदमी ने पकड़ लिया, इस साइड से मैंने पकड़ लिया। अगर मैं उसको खींचूं तो उस आदमी पे जो है वो शॉल की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और शॉल पे भी आदमी की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, हालांकि नेट फोर्स 0 है। सेम कहानी यहां पर भी होगी। ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो है वो बेस पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ऐसे इसको खाड़ने की कोशिश करेगी इस सर्कुलर कॉन्टैक्ट को, और सर्कुलर कॉन्टैक्ट जो है वो इस मेम्ब्रेन पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर इस मेम्ब्रेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो ये नीचे की तरफ जो है इसके ऊपर टेंशन लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगी, सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, ये बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा। ठीक है, तो इनका एक कंपोनेंट अगर तुम देखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा अगर कंपोनेंट करोगे तो ये बनेगा और ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, तो एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से सर्कल में जाकर के, और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर बेसिकली दो फोर्सेज हैं। इसका वेट तो तुम नेग्लेक्ट ही कर सकते हो, है ना, इसका क्या वेट होगा, हवा का क्या ही वेट होगा। ठीक है, वेट को मैं नेग्लेक्ट ही कर दूंगा, तो यहां पर दो फोर्सेज हो गए हैं। एक ऊपर की तरफ लग रहा है विच इज बायंट फोर्स, अगर मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी हो। एक नीचे की तरफ सरफेस टेंशन का, उसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, देखो, तो इस सर्कुलर कॉन्टैक्ट का जो
ये जो सरकमफेरेंस है ये 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो फोर्स आएगा सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर इंटू में सरफेस टेंशन, ठीक है। लेकिन उसका सिर्फ यही वाला कंपोनेंट बच पाएगा। तो अगर मैं इसका यहां पर डायग्राम बनाते वक्त ये लिखूं कि ये रेडियस है और ये यहां से एंगल बना रहा है थीटा का, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, क्योंकि ये तो टेंजेंशियल है। तो अगर रेडियस परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रहा है तो रेडियस के परपेंडिकुलर जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो जो ये फोर्स है जिसका वैल्यू हो गया है एस इंटू में 2 पाई आर, इसका सिर्फ यही वाला कंपोनेंट बच पाएगा, ठीक है। तो ये वाला अगर कंपोनेंट बच पाएगा तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि एट द टाइम बबल डिटैच, जस्ट अबाउट टू डिटैच, तब क्या होगा, जो एफ बायंट है वो एस इंटू में 2 पाई आर के साइन थीटा के बराबर होगा। ये वाली बात हम यहां पे लिख सकते हैं। इस वाली बात को तुमने अंडरस्टैंड कर लिया है। मैं पूरी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं। mg यहां पर जो है वो नहीं आएगा क्योंकि बबल का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट ही हो जाएगा बाइंड फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एक बाइंड फोर्स आ गया ऊपर की तरफ। बबल पे जो फोर्स है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही बात है। सपोज करो तुम अपने पांव के नीचे जो है वो गम लगा लो, है ना, जो ग्लू होता है। ग्लू अगर तुम लगा के कूदने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो वो सरफेस को तुम जो है उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो सरफेस भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी। अगर तुम ऐसे जंप करोगे तो तुम सरफेस को जो है वो उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो सरफेस भी तुम्हें नीचे उतने से ही फोर्स से खींचेगी, ठीक है। तो यही काम जो है वो यहां पर होगा। जो बबल का जो सरफेस है वो एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट के साथ जो है बना रहा है, सर्कुलर कॉन्टैक्ट बेस के साथ। जो बबल का जो सरफेस है वो एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट बना रहा है बेस के साथ। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि बबल चिपका हुआ है उस बेस के साथ, और बबल जो है, जो बबल का जो सरफेस है, क्योंकि वो चिपका हुआ है तो वो फोर्स लगा रहा है उस सर्कुलर कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो सर्कुलर कॉन्टैक्ट भी उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लगाता है सर्कुलर कॉन्टैक्ट के ऊपर, विच विल बी टी इंटू में 2 पाई आर, किसकी डायरेक्शन में, सरफेस की डायरेक्शन में, है ना। तो इतना ही उल्टा फोर्स जो है वो सरफेस के ऊपर लग जाएगा, है ना। तो अगर ये इधर लगा रहा था सरफेस की डायरेक्शन में, तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा बाय द सरफेस, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, एस इंटू में 2 पाई आर, और ये हम देख चुके हैं डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है। इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही बचेगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल सर्वाइव, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल एड, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल एड। और हम यहां पर ये वाली चीज बोल पाएंगे कि जब ये जस्ट डिटैच होने की कंडीशन में है तो ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये डाउनवर्ड फोर्स कम होगा, ठीक है। तो बाइंड फोर्स जो है स्टार्टिंग में डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा और बाइंड फोर्स को खींच नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला फोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा एक कॉन्टेक्ट छोटा होता जा रहा है, ये वाला फोर्स तुम्हारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली जो बाइंड फोर्स है वो इसके इक्वल होगा, और उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा। जैसे बड़ा होगा तो बबल तुम्हारा डिटैच कर जाएगा, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, साइन थीटा का वैल्यू रखना है। देखो सर कैसे रखेंगे, तो साइन थीटा का तुम यहां से रखोगे तो आ जाएगा रेडियस अपॉन में कैपिटल आर। तो यहां पे हम लिख देंगे बाइंड फोर्स कितना होगा, बाइंड फोर्स होता है रो ऑफ लिक्विड विच इज रो ऑफ वाटर। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना लेंगे हम, क्योंकि इसने बोल रखा है कि आर इज वेरी लेस देन, ये अजम्पशन हमें दे रखा है कि आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर। इसको मैं ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही मान लूंगा, क्योंकि आर अगर वेरी लेस देन कैपिटल आर है यानी कि सर्कुलर कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल सा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर परफेक्ट स्फेयर मान लूंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका मैं वॉल्यूम लिख पाऊंगा, है ना। रो ऑफ लिक्विड इनटू में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू में जी, ये हो गया बाइंड फोर्स, और यहां पर हो गया एस इंटू में 2 पाई आर, और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आर अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है। यहां से देखेंगे तो सामने वाली साइड अपॉन में हाइपोटेनस, आर से आर कट गया तो वॉइस अटक रही है, एक सेकेंड। तो ये 2 पाई यहां से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो वाटर 2 आर क्यूब जी अपॉन में 3s। कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा कहां गड़बड़ हुआ है। हाँ, ये आर स्मॉल आएगा,
मैंने यहाँ पे सॉरी कैपिटल लिख दिया, भाई 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस होगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, स्मॉल आता है क्योंकि रूट में आ रहा था आंसर, मुझे याद था। खैर एनीवेज, तो ये आर यहाँ पर स्मॉल होगा, तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर की पावर 4 हो जाएगा अंडर रूट। बाकी तो सब कुछ ठीक है, मैं से मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 2/3 सरफेस टेंशन, रो ऑफ लिक्विड इनटू में जी, है ना, और आर स्क्वायर। तो ये कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा था, तो ये क्वेश्चन जो है वो बोनस गया था, बट इस तरह से इसका आंसर जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हमने कर लिया, इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो इसको पूछ लो, नहीं तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे ख्याल से मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया इसको ऑलरेडी, कि 2 फोर्स लगेंगे, बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होंगे एट द टाइम ऑफ डिटैच, दोनों को इक्वल कर दिया। ये तो सिंपल हो गया, रो ऑफ लिक्विड इनटू में वॉल्यूम बबल का इनटू में जी बाइंड फोर्स, और सरफेस टेंशन का फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट बचेगा। बाकी तो तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से आएंगे और सारे कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने किया ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी मोर का पंख बनेगा इस तरह से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल वाला बच जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, इधर वाला इसमें आएगा, इधर वाला इसमें आएगा। तो ऐसे जैसे जैसे एक वो सर्कल जो एक साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं ना, उसकी तरह आएगा एक कंपोनेंट, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ डाउनवर्ड बचेगा। तो ऐसे इंटू में 2 पाई आर साइन थीटा नीचे की तरफ बचेगा, दोनों इक्वल लिख किया तो ये आर आंसर आ गया। तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, उसका आंसर शायद मैच नहीं करेगा, ठीक है, ये आंसर उसका कर लो, इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।